हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का प्रॉपर्टी पढ़ने थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर कि एरिया वेक्टर्स क्या होता है। तो जनरली आपके एग्जाम्स में इस पे आपका डेरिवेशन टाइप डिफिनेशन टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एरिया वेक्टर को समझते हैं क्या चीज़ होता है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कोई एक सरफेस हो, ठीक है, मतलब कोई हमारा सरफेस है और उस सरफेस में हम मान लेते हैं कि कोई हमारा क्या है कि कोई पॉइंट हो। तो इस पॉइंट से अगर हमारा कोई भी अगर आपका जो जो इसका पृष्ठ है, मतलब जो इसका सरफेस है, इस सरफेस से अगर मान लीजिए कोई हम क्या करते हैं कि कोई एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ट्रेस करें, ठीक है। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कहा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा जो आपका जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास करेंगे, मतलब इस पॉइंट से जो पर्टिकुलर जो हमने पॉइंट लिया है, तो इससे जो पास करेंगी इस डायरेक्शन की अगर अनुदिश, मतलब इसके अलावा अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर पास करते हैं, तो इस पॉइंट्स को या इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, या इस जो सरफेस है इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर, और इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर पे हम लोग को आपको अगर कोई एक सरफेस हो, ठीक है, तो इस सरफेस से मान लीजिए अगर आपके जो अगर कोई भी अगर किसी भी दिशा में अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन हो, तो इस डायरेक्शन से अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर पास करते हैं, तो जिस दिशा मतलब ये जिस पॉइंट से ये पास करेंगे उस पॉइंट को हम लोग इस सरफेस का बोलते हैं एरिया वेक्टर, मतलब आपका क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब हमारा क्या कहते हैं कि हाँ, ये जो एरिया वेक्टर्स होता है ये हमारा ए इक्वल टू होता है कि एन कैफ, मतलब अगर हम लोग अगर इसको नीटा कैप में देखें, तो ए वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा कि एन कैप या एन ए, ठीक है ना। कि ये वेक्टर नोटेशन में हो गया कि अगर मान लीजिए अगर इसको अगर हमको क्या करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन कैप ए, ठीक है। अब मान लीजिए अगला जो हमारा टॉपिक है सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। जब गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे उसको जब प्रूव करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस है सॉलिड एंगल का। इस सॉलिड एंगल क्या होता है, घनकोण क्या होता है, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए कि सॉलिड एंगल को हमको डिफाइन करना है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो अगर कोई भी अगर हमारा सरफेस हो, मान लीजिए कोई कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो कोई अगर हमारा सरफेस है और या तो कोई अगर मान लीजिए स्फीयर है, मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्या है कि एक गोला है, ठीक है। तो इस गोले पर मान लेते हैं कि हमारा एक सरफेस है। इस सरफेस पे अगर कोई मान लीजिए कि जो एक स्फीयर है, इसके स्फीयर से मतलब इस स्फीयर के जो सेंटर होगा, इस सेंटर पे अगर मान लेते हैं कि कोई जो स्फीयर है, अगर स्फीयर ये कोई हमारा एंगल मेक कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा कि ये आज कुछ ऐसा हो गया, ये मान लीजिए कि ऐसे इसके टेंजेंट हो गए, टेंजेंशियल पॉइंट हो गए। तो यह इसके सेंटर से मिलाने पे ये जो एंगल जो मेक करेगा, जो एंगल जो बनाएगा, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं घनकोण या सॉलिड एंगल, ठीक है। कि अगर कोई भी अगर हम मान लीजिए कि अगर आपका क्या है कि अगर इसके केंद्र से मान लीजिए कि इसका कोई केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। तो इस केंद्र बिंदु पर इस गोले के द्वारा जो स्फीयर है, इस स्फीयर से अगर कोई सब एंगल सस्टेंड किए जा रहे हैं, कोई एंगल बनाए जा रहे हैं, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं घनकोण, और इसको हम लोग क्या करते हैं डी ओमेगा से या डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओमेगा और डी ओमेगा से हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा ये मान ये तो हमारा अब ये कि इसी को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर एरिया पढ़ा। तो ये एक पॉइंट होगा, मतलब एक सरफेस होगा, इस सरफेस से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास कर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इसका ये मान लीजिए हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, तो अगर इसको हम लोग जब ये जो स्फीयर था उसके टेंजेंट को अगर कुछ ऐसे हम लोग डॉट से मिला मैच करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एंगल जो सब्टेंड किया, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड किया, मान लीजिए कि थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये जो एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो अगर इसके अगर हम कंपोनेंट लिखें, मतलब इसके क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ना, तो अगर इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम कंपोनेंट लिखेंगे, इस एरिया वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट लिखते हैं, तो इसके अलावा जो हमारा क्वांटिटी मिलेगा, मान लीजिए कि ये इसके अलावा कोई क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डी ए कॉस थीटा, इन सब का हम लोग का यूज आएगा। तो अब देखिए कि मान लीजिए हम इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो मान लीजिए हमारा ये सेंटर ओ है, सॉरी ठीक है, कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट ओ है। इससे मान लेते हैं कि जो हमारा जो सेंटर पी है, ये मान लीजिए कि पॉइंट पी है, ठीक है। यह सेंटर पी मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको यह जानना है कि अगर मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो इसका हमको यह पता करना है कि जो ये एंगल जो सस्टेंड किया, मतलब ये जो सॉलिड एंगल है इसका वैल्यू कितना होगा, ये घनकोण कितना होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करें, तो अब देखिए हम लोगों ने मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल सस्टेंड किया। तो अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर घनकोण अगर किस कोई भी गोला हो, ठीक है, तो इस गोले का अगर इसका जो केंद्र पे जो हमारा जो सेंटर होगा, इस सेंटर पे जो एंगल जो सस्टेंड किया है, जो एंगल जो बना है वह कितना बन गया।
तो उसको हम लोग लिख सकते थे कि डी ओमेगा इक्वल टू, इसका कंपोनेंट जो भी हम लोग निकाले हैं, तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए अगर इसका वेक्टर नोटेशन लिखते हैं, इसी सेम चीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कहते हैं ना कि डी ओमेगा, मान लीजिए कि हमारा ये आपका डी ओमेगा इक्वल टू हम लोग कह सकते थे कि, या इसको साइड में लिखते हैं कि मान लीजिए कि डी ओमेगा इक्वल टू, हम अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डी ए वेक्टर, ठीक है, ये डी ए वेक्टर और एन कैप या नीटा कैप, जो भी आपको समझना है इसको समझ सकते हैं, और ये हमारा आर स्क्वायर, ये हो गया मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब ये फाइंड आउट करना है कि ये अगर मान लीजिए ये तो हमारा हुआ कि एक स्मॉल एंगल, अब मान लीजिए इस केंद्र पर ये जो गोला, इस गोले पे टोटल एंगल कितना होगा, संपूर्ण कोण कितना होगा। तो अब इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि डी ओमेगा इक्वल टू, मतलब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको जो आपका जो वैल्यूज मिल रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हमारा वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते थे कि अब ये जो वैल्यू हो गया, तो ये हमारा हो गया डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा ये जो 1/r² है तो नंबर है बाहर हो गया, और ये हमारा जो कॉस थीटा है, तो अब देखिए ये जो एरिया वेक्टर है और जो ये एंगल, जो ये एरिया वेक्टर एंड जो ये कंपोनेंट है, ये क्या हमारे होते हैं कि ये इनके ये एक दूसरे के पैरेलल, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस तो हमारा 0, हमारा 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो इसलिए कॉस यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, और ये हमारा इंटीग्रेशन ओवर डी ए। अब ये कोई भी अगर हमारा आपका स्फीयर है तो स्फीयर का जो एरिया बनता है वो कितना बनता, तो स्फीयर का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा, मतलब ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसका जो एरिया हमारा होता है कितना होता है, 4πr होता है। तो ये तो हमारा हो गया कि आर स्क्वायर इंटू 4πr। तो अब देखिए हमारा से क्या हो गया कि कि ये हमारा हो गया कि जो एरिया था इसका तो 4πr² हो गया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो मतलब ये हमको ओमेगा इक्वल, मतलब टोटल एंगल को हमने घनकोण जो ले रहे हैं उसको मान लिया हमने ओमेगा कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया 4π हो गया। मतलब कोई भी अगर हमारा सॉलिड अगर स्फीयर हो, मतलब कोई सॉलिड पोर्शन है, तो इस पर जो हमारा कोण जो बनता है वो कितना बनता है, तो ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है 4π, मतलब ये सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मतलब अगर आपके पास अगर कोई सरफेस दिया है तो उस पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए हैं। तो अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक रीजन है, उस रीजन में हमने क्या किया कि कोई सब्सटेंस को हमने प्लेस कर दिया। मान लीजिए कि इसी को हमने क्या कर दिया, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, मतलब वैद्युत बल रेखाएं अगर इससे जब पास करती हैं, तो वो जो नंबर होते हैं, जब मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एंड इसके डायमेंशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत फ्लक्स होगा क्या। तो अभी देखिए कि हमने कहा कि मान लेते हैं कि कोई हमारा एक सरफेस हो जिसको हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जैसे इसको प्लेस किया है, तो अब इससे कोई अगर बंद पृष्ठ है, मतलब ये सरफेस था ना, ये क्लोज था, ब्लैक कलर जो है क्लोज है, और इससे ही हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास करी, बल रेखाएं पास करी, तो इनकी जो संख्या होती है, इन्हीं संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है इससे जो सरफेस से पास कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हम लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि चार्ज मालिक, ये चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है, तो जो हमारे फोर्स रेखाएं हैं वो कौन से, जो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से पास कर रही हैं, तो यहाँ से कोई हमारा अनदर चार्ज होगा, इससे हमारा वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, ठीक है। तो इस सरफेस से पास होना चाहिए, तो इनको ये जो सरफेस से पास हो रही है इनकी जो संख्या, इन्हीं संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब एक अदिश राशि होता है, ठीक है। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, इसको अरेंज करके कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि जो एरिया वेक्टर था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके यह इक्विवेलेंट होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो डी फाई हमारा होता है वो वेक्टर हमारा क्या होता है कि ई इंटू डी ए, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो ई डी ए
कॉस थीटा, ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि डी फाई। अब मान लीजिए अगर हमारा पूछ दे कि टोटल कितना फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स के लिए फर्दर इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल गया, तो अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसका समाकलन करते हैं, और ये कैसा क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब अगर टोटल जो फ्लक्स मान लीजिए कि हमने कहा दिया कि फाई है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब अगर पूछते हैं कि विद्युत फ्लक्स का क्या करिए, गणितीय रूप बताइए, मैथमेटिकल फॉर्म बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, गणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना होता है इसी सेम चीज़ को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू सर्कल इंटीग्रल ये वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया, तो अब इसका हमको क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड आउट करना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो हम इसके यूनिट एंड डायमेंशन आपको 3 टाइप्स के बता रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होंगे। तो पहले हम लोग कहेंगे कि ई इक्वल टू कितना था, तो हम लोग कहा था कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। और ई क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, एंड ए हमारा हो गया का आपका एरिया। तो अब इसका भी अगर पीछे अभी कुछ मतलब प्रीवियस लेक्चर पे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो अब यहाँ से अगर ई का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे, एफ बाई क्यू कहेंगे। तो अगर एफ बाई क्यू कहेंगे तो अब इसका 4 यूनिट लिखेंगे, तो ये ना लिखेंगे कि न्यूटन पर कूलम। तो ये तो न्यूटन पर कूलम होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम, तो ये हो गया। एंड ये जो एरिया है, तो एरिया के लिए तो हम लोग क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसका जो यूनिट हो गया, एक यूनिट हम लोग को मिल गया, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। अब इसका एक अनदर यूनिट, मतलब हमने कहा ना कि इसका हम 3 यूनिट्स की आपको बात करेंगे। तो अब पहले हमने क्या किया कि ई का वैल्यू निकाल लिया था, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई से। एफ का यूनिट हमने न्यूटन लिख लिया, कूलम्ब, और चार्ज का जो यूनिट था उसको कूलम्ब लिख लिया। दूसरा अगर इसको हम बोले अगर वोल्ट मीटर के फॉर्म में लिखे कि इसको वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर लें, तो आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, एक जगह पे पढ़ा है कि मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने भी बताया था कि ई इक्वल टू वी बाई टी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब वी का यूनिट हम लोग कहेंगे कि वोल्ट, ठीक है। और ये हमारा क्या डिस्टेंस है, तो मीटर, मतलब एक अनदर इसका यूनिट हम लिख सकते थे फाई का कि वोल्ट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है। अब देखिए एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब अगर अनदर यूनिट फिर से देख लेते हैं, तो एक अनदर यूनिट होता है, अगर इसको हम लोग क्या करें कि अगर जूल के फॉर्म में लिखा है, जूल मीटर के, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब ये वी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं। तब अब इस डब्ल्यू का यूनिट अब कहेंगे कि जूल है, और इसका क्या कहेंगे, कुलॉम लिखेंगे, क्यू का कुलॉम। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, तो जूल पर कुलॉम भी लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा हो जाएगा कि जूल मीटर प्रति कुलॉम। तो ये हमारे हो गए इसके यूनिट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप क्या कर सकते हैं, यूनिट भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसके यूनिट में आपका इजीली था कि फाई इक्वल टू क्या था, तो ई इंटू ए आप जानते थे। तो अब इसका हमने क्या किया, यूनिट लिख लिया कि एफ इक्वल टू, आप पढ़े हैं कि क्यू इंटू ई। तो एफ का जो हमने ई का वैल्यू निकाला है, तो एफ बाई क्यू, तो एफ का जो यूनिट होगा न्यूटन, और इसका हो गया कुलम, ठीक है। अब ऐसे ही तो एक तो हमारा हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। अब फिर से अब इसका एक अनदर यूनिट लिखे हैं कि वोल्ट मीटर के टर्म में। तो ई इक्वल टू आपने पढ़ा था कि वी बाई टी, ठीक है। और भी का जो यूनिट है तो वो आपको वोल्ट होता है, और इसका मीटर होता है डिस्टेंस का। तो फिर से हमारा वोल्ट अब मीटर अपॉन मीटर इसका, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर हो गया। फिर ऐसे फाई का आपने पढ़ा है कि अब इसको डब्ल्यू इक्वल टू, मतलब यू इक्वल टू पढ़े थे डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू का हमारा हो गया जूल, और क्यू का हो गया कुलाम। तो जूल पर कुलाम मीटर, ठीक है। तो इसके हमारे 3 हमने यूनिट की बात किया था, हमने इसका 3 यूनिट पढ़ लिया। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं, वो हम लोग बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना कि फाई का डायमेंशन क्या होगा। तो ये भी आपका बहुत इजी है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने फाई का यूनिट लिखा था कि फाई का जो हमने यूनिट लिखा था, तो फाई इक्वल टू अभी क्या आप पढ़े हैं, तो फाई इक्वल टू आपने कहा था कि ई इंटू ए होता है। अब ई का मान लिया डायमेंशन नहीं पता है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि ई इक्वल टू लिखेंगे ना कि एफ बाई क्यू और इंटू ए। अब एफ का तो आपको पता ही है, तो एफ के लिए तो आप लिख ही सकते हैं एम एल टी पे पावर -2, ठीक है। अब इसके बाद ये एरिया है, तो एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एल पे पावर 2 लिख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा क्यू है, तो क्यू के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चला जाए, तो जब ऊपर लेके चलेंगे तो अब देखिए ओवरऑल हमको मिला क्या। तो अब ओवरऑल हमको मिल गया कि एम एल पे पावर, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, एल पे पावर 3 हो गया। ये टी पे पावर ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -1 बनेगा, तो इसलिए टी पे पावर -3 हो गया। एंड ये हमारा ए पे पावर -1 हो गया।
मीन्स कि ये हमारा यूनिट, इसका जो डायमेंशन हो गया वो हम लोग को मिल गया कि एम एल पे 3 टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 1। तो ये तो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं गॉस लॉ का। ठीक है, गॉस लॉ को इसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जैसा भी होगा आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है। ठीक है, तो अब गॉस के प्रमेय के लिए हम लोग कहेंगे कि फिर से यहीं पे बात करते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि एक इमेजिनरी अगर सरफेस हो, ठीक है, मतलब आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हो, तो अगर किसी हमारे आपका इमेजिनरी प्ले जो आपका पृष्ठ है, मतलब काल्पनिक जो सरफेस है, अगर उससे ये पास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कह दिया कि हमारे पास कोई एक सरफेस हो, ठीक है, कोई मान लीजिए एक से सरफेस है और कह रहे हैं कि ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है। अब इस पे मान लीजिए कि कोई एक हमारा मतलब ये सरफेस है तो बहुत सारे इसमें चार्ज होंगे ही होंगे, तो मान लेते हैं कि कोई क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर और इसको हमने कह दिया कि जो इसको एक हमने किसी मीडियम में प्लेस किया, उस मीडियम का जो परावैद्युतांक है वो मान लेते हैं कि हमारा एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, जो इसकी जो वैद्युतशीलता है वो मान लीजिए कि हमने कह दिया, जो परमिटिविटी है वो हमने कह दिया कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, म्यू नॉट है। तो जब इसको हम इसमें प्लेस कर दे रहे हैं, तो जब प्लेस कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारा जो यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो पास कर रही है, ठीक है, इस सरफेस से, तो इससे जैसे ही पास कर रही हैं तो कूलॉम्स ने ये बताया कि अगर इससे मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ है, मतलब कोई क्लोज सरफेस, और इससे जब पास करेंगी तो ये जो चार्ज पूरा इनक्लोज करेगा, ठीक है, जो फ्लक्स हमारा जो टोटल जो चार्ज इनक्लोज करेगा वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है, आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जो फाई हमारा ई फॉर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो क्या होता है कि ये जो सिस्टम में रखा है उस सिस्टम का जो परमिटिविटी जो जो माध्यम है, उस माध्यम का हमारा वैद्युतशीलता मतलब म्यू नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये हमारा हो गया क्यू, मतलब इतने जो चार्ज आपका इनक्लोज किया। तो ये तो इसका हो गया कि फॉर्म। अब इसी का पूछ देता है कि इसका गणितीय रूप लिखिए। तो अब गणितीय रूप के लिए हम फिर से क्या करेंगे कि मान लीजिए जो यहाँ पे अगर एक सरफेस लेते हैं, तो सरफेस मान लीजिए एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, कहते हैं कि ये डीएल इससे पास हो रहा है, तो अब इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन रूप लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते थे कि ई इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म को मतलब वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे, तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट में लिखे, तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा है 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका गणितीय रूप। ठीक, तो कल हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर हमको वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।